दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए आपकी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को सारी बेसिक जानकारी उपलब्ध करवाई थी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, इसमें जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है ये 230 अंकों पर बनाई जाती है, जिसमें 200 अंक आपके रिटन एग्जाम से होते हैं, बाकी के जो 30 अंक होते हैं ये आपके इंटरव्यू से होते हैं। दोस्तों जो रिटन एग्जाम होगा इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 प्रश्न ये जीएस के रहेंगे, बाकी के 70 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, अब रही बात जीएस की दोस्तों, तो जीएस में जो आपका एक प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहता है। और यहाँ पर कुल मिला के जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पुनः बताऊँगा कि इसमें कुल मिला के 6 यूनिट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, यूनिट 2 में शिक्षण एवं शोध आवृत्ति के बारे में, जिसमें शिक्षण, शोध, आंकड़ा, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका के बारे में पढ़ना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये जो आईसीटी है ये आपकी तीसरी इकाई है। चौथी इकाई में मानव और पर्यावरण, पांचवी इकाई भारतीय इतिहास एवं भूगोल, छठी इकाई भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो सिलेबस तो बस शुरू होते ही ख़त्म हो गया, लेकिन इन डेप्थ ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है और हालांकि आपको सारी बातें बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है। तो जीएस 30 ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप स्कोर देखेंगे तो 60 नंबर, ठीक है, यानी कुल मिला के जो 200 नंबर की परीक्षा होनी है, इसमें 60 नंबर तो केवल आपका जीएस से आता है। और इसमें 60 में से कम 40-50 नंबर प्राप्त कर लेना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप हमारी जो क्लासेज हैं ये रेगुलर तरीके से देखते रहें। और देखो फ्रेंड, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। एड 51 के लिए आपका जो पेड ग्रुप है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको क्लास से संबंधित सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452252260 पर हेल्प एड 51 GS लिखकर। ठीक है, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको जानकारी दी गई है, यू कैन रीड देम एंड फॉलो। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो ये जो मटेरियल दोस्तों ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं होने जा रही हैं, जीआईसी, डीडीसी वगैरह, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये भी पता है कि विज्ञापन संख्या 52 भी आने जा रही है, सिलेबस तो सेम रहना है। तो ये जो क्लास है ये एक तरीके से बहुत ही मल्टीपर्पज़ एंड वेरी यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगा कि जो आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो शिक्षण के बारे में जानेंगे। शिक्षण, इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य, आवश्यकता क्या है, विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, कारक हैं, उनके बारे में जानेंगे। शोध यानी कि रिसर्च के बारे में दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है और इसकी कितनी विधियाँ होती हैं ये पढ़ेंगे। डेटा सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस, ठीक है। और जो यूजीसी है, यहाँ पर दोस्तों बात यूजीसी एक्ट के बारे में नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो उसका जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल है हायर एजुकेशन में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शैक्षिक व्यवस्था है, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शैक्षणिक व्यवस्थाएं अलग अलग रूपों में विद्यमान रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये फैक्ट आपको पता होने ही चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, तो भारत में एक तरीके से कहा जाए कि ब्रिटिश भारत में 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये शिक्षा के रिवाइवल में यानी कि उसको पुनर्जीवित करने में अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। और इसी की तरह दोस्तों जो भारतीय थे उनको प्रोत्साहन मिला कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। साहित्य और शिक्षा में सुधार के लिए यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण काम किए गए। अब दोस्तों सन आप याद रखिएगा कि यह 1813 का चार्टर एक्ट है और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड मिंटो प्रथम था, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 1807 से लेकर 1813 तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम है और 1813 के चार्टर एक्ट के समय
बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वो कार्यरत थे, जिनके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे। ठीक है ना। अब ये जो 1813 का चार्टर एक्ट रहा दोस्तों, तो इसमें एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि 1,00,000 रुपए, उस समय 1,00,000 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह काफ़ी विवादास्पद रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि ये जो 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने के लिए आवंटित किए गए हैं, ये जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है, यानी कि जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है उस पर खर्च किया जाएगा, या फिर जो नई शिक्षा व्यवस्था शुरू होगी 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, उस व्यवस्था पर इस पैसे को खर्च किया जाएगा। खैर, इसमें आगे चलकर बहुत ही एक तरीके से मामला उलझता गया और ये निर्णय लिया गया कि जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर इस पैसे को लगाया जाएगा। दूसरी बात ये कि एक और भी विवाद इसमें शुरू हुआ था। हालांकि ब्रिटिश चाहते भी यही थे कि ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा भारत में जो ईसाई मत के लोग हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। मतलब ये था कि जो भारतीय थे उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए जो ईसाई मिशनरियाँ थीं उनको धर्म प्रचार करने की छूट मिली। और दोस्तों, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो मुख्य रूप से यहाँ पर दो बातें याद करनी है आपको कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है, यहीं से भारतीय शिक्षा में सुधार के बारे में, कुछ नई व्यवस्थाएं लागू करने के बारे में व्यवस्थाएं जो शुरू की गई, और साथ ही साथ 1,00,000 रुपये सालाना का खर्च भी आवंटित किया गया। और इसी के साथ जो ईसाई मिशनरियाँ थीं उनको धर्म प्रचार करने की छूट प्रदान की गई। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद 1835 में। ध्यान दीजिएगा समय का कि यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद फिर एक फिल्ट्रेशन थियरी आती है। आप इसके बारे में पढ़े होंगे जब आप बीएड कर रहे थे कि मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। तो नाम में ही मैकाले है, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये नीति जो प्रस्तावित की गई थी, जिसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा केवल समाज के उच्च या अभिजात वर्ग को दी जानी चाहिए, ताकि ज्ञान धीरे धीरे छन कर निस्यंदित होकर आम जनता तक पहुंच सके। तो मतलब ये था कि मैकाले ने ये कहा कि जो उच्च वर्ग हैं, अगर हम उनको शिक्षित कर दें तो वहाँ से शिक्षा जो है धीरे धीरे छन कर नीचे के जो तबके हैं वहाँ तक ये शिक्षा पहुँच जाएगी। एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाएगा कि जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो लॉर्ड मैकाले था। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये कब आया था, फिल्ट्रेशन थ्योरी कब आई थी, तो 1835 में आई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच आता है कब, 1854 में। तो सन आप लोग याद करते चलिए। सबसे पहले आता है 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बाद 1835 का फिल्ट्रेशन थियरी मैकाले का, और अब बात कर रहे हैं 1854 का वुड डिस्पैच। दोस्तों याद रखना, वुड डिस्पैच बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और जीएस का भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि अक्सर जो नॉन टीचिंग परीक्षाएं होती हैं ना, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से कौन सी थियरी जानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि वुड डिस्पैच को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा या शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हैं सर चार्ल्स वुड। ठीक है। और वुड डिस्पैच इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था। ध्यान दीजिएगा, डलहौजी जो है वुड डिस्पैच, यानी कि 1854 में जब वुड डिस्पैच आया तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। हालांकि डलहौजी दोस्तों आप जानते हैं हड़प नीति के कारण जो है बहुत ही बदनाम रहा, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए हैं जिसके लिए हम उसके आभारी भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा। पहले तो दोस्तों ये कि लॉर्ड डलहौजी का जो समय है ये 1848 से लेकर 1856 तक है। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी को सर चार्ल्स वुड द्वारा यह प्रेषण यानी कि डिस्पैच भेजा गया था, जिसमें भारत में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से एक व्यवस्थित आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं डलहौजी के बारे में। तो डलहौजी के समय में ही रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रेल सेवा, डाक और तार की शुरुआत भी डलहौजी के समय में ही शुरू हुआ था। आपको पता ही है कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच कुल जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर की थी। तो ये जो घटना है 1853 की है और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ही था। और अपनी हड़प नीति के लिए तो जाना ही जाता है। ठीक है। हालांकि विधवा पुनर्विवाह आदि डलहौजी के प्रमुख कार्यों में से एक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन आता है आपका 1882 में। ठीक है।
और हंटर कमीशन जाना जाता है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के उपाय के लिए। ये विलियम हंटर हैं, आप पहचान रहे होंगे, और ये 1882 में आया था आपका हंटर कमीशन। तो देखो फ्रेंड्स, 1882 का हंटर कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन द्वारा सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित पहला शिक्षा आयोग था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पहला शिक्षा आयोग जो गठित हुआ था हंटर कमीशन, ये 1882 में गठित हुआ। और इसी समय आपको याद होगा कि 1881 में भारत की जो पहली जनगणना थी करवाई गई थी। हालांकि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय एक जनगणना और हुई थी, लेकिन वो व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। जो 10 की जनगणना है वो 1881 में शुरू होती है, और 1881 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, बात करें अगर हंटर कमीशन के बारे में, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि 1854 के वुड डिस्पैच के बाद प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए स्थानीय बोर्डों और निजी प्रयासों पर जोर देना था। ध्यान दीजिएगा कि इस आयोग की सिफारिश के बाद ही पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। अब दोस्तों, बात करते हैं बुनियादी शिक्षा योजना के बारे में। तो बुनियादी शिक्षा योजना, जिसे आप वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, इसके जो जनक हैं महात्मा गांधी हैं। और ये जो शिक्षा व्यवस्था थी ये पूरी तरह से महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य बात है वो ये है कि 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा योजना यानी कि वर्धा योजना या नई तालीम के नाम से भी इसे पुकारा गया। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और शारीरिक श्रम पर आधारित निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों, इसके लिए जो उम्र सीमा तय की गई थी वो 7 साल से लेकर 14 साल के बीच में तय की गई थी कि 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि अब वर्तमान में ये जो उम्र है ये 6 से 14 वर्ष कर दी गई है। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसे कथन के रूप में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो शिक्षा थी यानी कि बुनियादी शिक्षा या नई तालीम या वर्धा योजना, ये शिक्षा का माध्यम जो था वो मातृभाषा को मानती थी कि बालक जो होगा वो अपनी मातृभाषा को सबसे अधिक समझता है। तो ये जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ कोई हस्तशिल्प जैसे कि कताई, बुनाई, कृषि आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाए ताकि आगे चलकर जो बच्चा है वो अपना पेट भी पाल सके, अपने परिवार का पालन पोषण भी वो कर सके। तो एक तरीके से इसमें साक्षर करने के साथ साथ कारोबार को भी समझाने के बारे में यहाँ पर प्रयास किया गया था, जिससे जो है आगे चलकर जो व्यवस्था है उसमें कोई भी इस प्रकार से न हो कि साक्षर तो हो लेकिन अपना पेट न भर सके, ठीक है। स्वावलंबिता यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रखा गया था। हालांकि दोस्तों आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2002 में। ये आप जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है इसे कानूनी अधिकार से मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में कन्वर्ट किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 में। और अब जो शिक्षा का अधिकार था ये कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बन गया था और इसे भाग 3 के अनुच्छेद 21A में रखा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हालांकि दोस्तों जो लोग पेड ग्रुप में ऑलरेडी हैं तो उनको ये PDF मिल जाएगी ताकि वो अपना रिवीजन कर सकें। और बाकी लोग अगर चाहें तो नोट्स बनाएं, अदरवाइज पेड ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि आपको भी PDF उपलब्ध रहे, आपका रिवीजन आसानी से चल सके। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि 1 अप्रैल 2010 को लागू शिक्षा नीति में अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा की उम्र 6 से 14 वर्ष कर दी गई। हालांकि ये जो व्यवस्था थी ये लागू हुई थी 2002 में ही, लेकिन ये जो है मतलब कार्यान्वित कब से किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से। अब जो अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के लिए है, जबकि वर्धा शिक्षा योजना में यह 7 से 14 वर्ष थी, ठीक है ना। सारी बातें आप बिल्कुल नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे बिंदु दोस्तों जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बुनियादी शिक्षा विधि, ये किसने दिया था? तो बुनियादी शिक्षा विधि की जनक ये महात्मा गांधी हैं। इसे वर्धा शिक्षा योजना या प्रथम तालीम विधि के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटन विधि के प्रवर्तक दोस्तों पेस्टालाजी माने जाते हैं। ब्रेल विधि, लुइस ब्रेल इसके जनक हैं। और आपको याद होगा कि जो ब्रेल लिपि होती है ये जो बच्चे बिल्कुल देख नहीं सकते हैं उनके लिए लिपि बनाई जाती है, और इससे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और प्रतिवर्ष 4 जनवरी को
ये लुइस ब्रेल का जन्मदिवस होता है, उसी दिन ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किंडरगार्टन विधि ये फ्रोबेल ने दिया था, और डाल्टन विधि के जनक जो हैं हेलन पार्क हर्स्ट माने जाते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ वैज्ञानिक विधि के जनक गुडवार स्केट्स, सूक्ष्म शिक्षण विधि डी एलन, मूल्यांकन विधि के जनक जे एम राइस, वेनेटिका विधि के जनक कार्लटन वासबर्न, और संवाद विधि के जनक प्लेटो माने जाते हैं। ये विधियां कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, आगे हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन क्योंकि आज पहली क्लास है तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली भी कई बार ना मैच करने के लिए भी ये प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है ना, और वैसे भी आजकल चौंकाने वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें हर प्रश्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में और उनका गठन या स्थापना कब की गई। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी के बारे में। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर यूनियन ग्रांट कमीशन के बारे में। 28 दिसंबर 1953 में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के समय इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि यूजीसी की शुरुआत होती है 1956 में, याद रखिएगा। यूजीसी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर विनीत जोशी हैं। ठीक है, डॉक्टर विनीत जोशी। और आपको पता ही होगा कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था यूजीसी गाइडलाइन का, उसमें डॉक्टर विनीत जोशी का भी नाम आता है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना होती है 1961 में। केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया गया पहली बार 1963 में। कोठारी आयोग का गठन 1964-65 में किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरानी शिक्षा नीति 1966 में आती है, फिर नई शिक्षा नीति आई 1986 में। ठीक है, और ये जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में आई थी। ठीक है ना, कस्तूरी रंगन इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और डाइट की स्थापना दोस्तों होती है 1987 में। डाइट का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई, मतलब एक तरीके से 2000 में ये कहा गया कि सबको शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, और इसकी शुरुआत लेकिन 2001 में होती है। तो सन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम 2005 से शुरू होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मुझे लगा कि इन शॉर्ट में सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूं, उसके बाद आपकी क्लासेज जो हैं स्टार्ट की जाएंगी। और इसी प्रकार से दोस्तों देखें तो प्राचीन भारत का जो शैक्षिक पाठ्यक्रम था, तो सबसे पहले जो प्राचीन भारत है वहाँ पर तो वेद ही पढ़ाए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और अगर आप इतिहास देखेंगे तो एक आता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल जो है 2 भागों में बटा हुआ है वैदिक काल, एक है आपका ऋग वैदिक काल, एक है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद के बाद जो बाकी के आपके 3 वेद हैं, ऋग्वेद के बाद कौन कौन सा वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है। और आपको ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपके वेद हैं उनमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ऋग्वेद होता है इसमें सबसे प्राचीन वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र यानी कि ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद के बारे में दोस्तों बात करें, अगर यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड के नियमों और मंत्रों का वर्णन करने वाला वेद है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है सामवेद, स से साम, स से संगीत, तो गायन विधा और संगीत का समर्पित है ये वेद। इसके बाद दोस्तों आता है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद दैनिक जीवन, आयुर्वेद, विज्ञान और तंत्र मंत्र में से जो चीज़ें संबंधित होती हैं उनका उल्लेख अथर्ववेद में आपको मिलता है। ये भी कभी पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है वेदों की व्याख्या करने के लिए वेदांग रचे गए। वेदांगों की संख्या 6 है। विधाएं इनकी संख्या 14 है। शिल्प की संख्या कितनी है, 18 है। और कलाएं कितनी हैं, तो 64 हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो वैदिक काल था उस समय 2 प्रकार के गुरु हुआ करते थे। एक गुरु जो कि पैसा लेते थे, शुल्क लेते थे और शुल्क लेकर अपनी शिक्षा देते थे, तो उन्हें कहा गया उपाहपाय। क्या कहा गया, उपाहपाय। और जो निःशुल्क देते थे उनको कहा गया आचार्य। एक यायावर गुरु भी होते थे जो घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, तो वर्तमान समय में आपको उपाहपाय ही ज़्यादा मिलेंगे, आचार्यों की संख्या तो नगण्य है। यायावर गुरु भी आपको मिल जाएंगे जो घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बात करें अगर वैदिक काल में, जैसा कि आप जानते हैं 16 संस्कार हुआ करते थे, तो इसमें
जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक 16, मतलब इसमें जन्म हुआ नहीं उसके पहले ही संस्कार जो होते थे वो शुरू हो जाते थे, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सेमान्नतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि शामिल हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों देखा जाए तो विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, ये तीनों जो संस्कार हैं ये शिक्षा से ही संबंधित हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो शिक्षा से संबंधित बौद्ध धर्म में 2 संस्कार माने जाते हैं। एक है आपका पवज्जा संस्कार, पवज्जा या पवज्जा जो भी कहिए आप। इसके बाद आता है आपका उपसंपदा। तो दोस्तों पवज्जा संस्कार क्या होता है? पवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म में शिक्षा की शुरुआत और मठवासी जीवन में प्रवेश के लिए किया जाने वाला एक प्रारंभिक दीक्षा संस्कार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। यह बालक को सांसारिक मोह छोड़कर संघ में शामिल होने और 10 नैतिक नियमों यानी कि 10 असील जिसे कहा जाता था, तो 10 असील का पालन करने के लिए तैयार करता है। जिसके बाद सामनेर यानी कि वह नवशिष्य कहलाता था, जो उपसंपदा उच्च दीक्षा से पहले की अवस्था होती थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर उपसंपदा संस्कार के बारे में, तो बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण दीक्षा संस्कार है उपसंपदा, जिसके द्वारा एक नवसिखिए यानी कि श्रवण सामनेर जो मैंने आपको बताया था को 20 वर्ष की आयु के बाद पूर्ण भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में मान्यता दी जाती है। यह संस्कार मठ के भीतर भिक्षुओं की उपस्थिति में सीमा नामक पवित्र स्थान पर संपन्न होता है। तो ये जो स्थान होता था जहाँ पर उपसंपदा संस्कार किया जाता था, उस स्थल का नाम सीमा हुआ करता था, जो व्यक्तिगत इच्छा को छोड़कर बौद्ध संघ कम्युनिटी के नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुस्लिम धर्म में भी शिक्षा से संबंधित एक संस्कार होता था जिसे कहते हैं बिस्मिल्लाह खानी। क्या होता है बिस्मिल्लाह खानी? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खानी यानी कि इसमें क्या होता है कि मुस्लिम बच्चों की पारंपरिक शिक्षा, विशेषकर कुरान की शुरुआत से पहले मनाया जाने वाला एक अनौपचारिक समारोह है। यह आमतौर पर बच्चे के 4 वर्ष 4 माह 4 दिन के होने पर आयोजित किया जाता है और इस रस्म में बच्चे को कुरान की प्रारंभिक आयतें पढ़ना सिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि वैदिक शिक्षा संबंधी जो प्राचीन साहित्य हैं उन्हें प्रतिसारण और गुरु बदलने वाले शिष्य को तीर्थ काक कहा गया है। काक का मतलब दोस्तों क्या होता है? काक मतलब कौवा होता है। तीर्थ मतलब कि जहाँ पर तीर्थ का मतलब होता है एक पवित्र स्थान जहाँ पर आप कुछ नया सीखते हैं। तो मतलब आप चतुराई से जो है अपने सीखने के स्थान को बदल रहे हैं, गुरु को बदल रहे हैं, तो उन्हें कहते थे तीर्थ काक। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में अक्सर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देना दोनों प्रश्नों के बारे में। अगर एग्जाम में ये पूछा गया कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था, अगर रहेगा कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था, तो ये है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि था में है, मतलब वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा है, जो कि फिर से बसाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके खंडहर ही अब बचे हुए हैं, लेकिन कभी इसकी जो गरिमा थी वो सारे दिगंत में जानी जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित है, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र और संभवतः दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 7वीं या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। अब यहाँ पर 6ठी 7वीं नहीं कहा गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ईसा पूर्व का जो समय होता है वो पीछे की तरफ आता है, तो 7वीं 6ठी ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर पढ़े, जैसे कि जीवक का नाम आता है, चाणक्य का नाम आता है, पाणिनि, चरक, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रसेनजीत, पतंजलि जैसे जो विद्वान हैं वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही प्रोडक्ट थे। ठीक है, यह ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था जहां 60 से अधिक विषयों, इसमें आयुर्वेद, व्याकरण, दर्शन और राजनीति का भी अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है, और दोस्तों इसे हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया। इसकी स्थापना भरत के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों 2 विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों का ही अंत एक बहुत ही क्रूर मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था। नाम जानते होंगे आप, बहलोल लोदी। ठीक है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से री इस्टेब्लिश किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय, दोस्तों ध्यान देना, बहुत गौर से सुनना।
नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म है, आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका महायान और दूसरा कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका हीनयान। तो महायान शाखा जो होती है, महायान शाखा से संबंधित था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसे महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान का ऑक्सफोर्ड यानी कि बौद्ध धर्म की जो एक शाखा है महायान, तो उससे संबंधित यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट की गई थी, पढ़ाया जाता था। तो इसे महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है क्योंकि विश्वविद्यालय महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, बौद्ध धर्म में हीनयान यानी कि लघु वाहन और महायान यानी कि बृहत वाहन दो मुख्य विचारधाराएं हैं। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानकर, ध्यान देना, जो हीनयान है ना, ये बुद्ध को क्या मानता है? महापुरुष मानकर व्यक्तिगत मोक्ष यानी कि अरहत पर ध्यान केंद्रित करता है और मूल सिद्धांतों का पालन करता है। जबकि दोस्तों महायान बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा करता है और सभी के लिए मोक्ष यानी कि बोधिसत्व मार्ग पर जोर देता है, जो मुख्य रूप से चीन, जापान और तिब्बत में प्रचलित है। तो आप समझिए कि हीनयान और महायान क्या है। हीनयान का मतलब होता है कि उसमें हम बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं, महायान में बुद्ध को एक ईश्वर माना जाता है, ठीक है। और रही बात दोस्तों ये कि ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा। गुप्त वंश का शासक 5वीं शताब्दी ईस्वी में, लगभग 427 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा, जिसे कहीं कहीं पर सक्रादित्य भी लिखा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति वैनसांग के समय शीलभद्र हुआ करते थे। और इसमें उस समय वैनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। तो उस समय यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट रहते थे और लगभग 1,500 के आसपास टीचर्स हुआ करते थे। 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी थी वो इतनी समृद्ध थी दैट टाइम, उस समय, कि 6 महीने तक लाइब्रेरी जो थी वो जलती रही थी। दोस्तों याद रखिए कि बख्तियार खिलजी के द्वारा ही भारत की जितनी भी बहुत प्राचीन काल की जो हमारी महागाथाएं थी, सब कुछ नष्ट कर दिया था इस, क्या कहूँ मैं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो हालांकि अगर दोनों में देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कुछ 100 सालों के बाद की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। कहाँ पर की गई? तो भागलपुर, बिहार में। नालंदा के साथ दोस्तों ये जो केंद्र था विशेष रूप से तंत्र विद्या के लिए जाना जाता था। इसे भी वही 1213 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में। फिलहाल ये विश्वविद्यालय भी मौजूद नहीं है, ये गुजरात काठियावाड़ में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो वल्लभी विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना होती है 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका अस्तित्व रहा, यानी कि 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई, जो कि 12वीं शताब्दी तक मौजूद रहा। सौराष्ट्र गुजरात में स्थित प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के लिए जाना जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है वो महायान शाखा के लिए, जो आपका वल्लभी विश्वविद्यालय है ये हीनयान शाखा के लिए जाना जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक राजवंश के द्वारा की गई थी। मैत्रक राजवंश का एक शासक था भट्टार्क ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो मैत्रक राजवंश द्वारा संरक्षित विश्वविद्यालय था, ये बौद्ध दर्शन के साथ साथ अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, कानून और चिकित्सा जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों का भी प्रमुख केंद्र था। इसकी तुलना नालंदा से की जाती थी, मतलब दोनों ही जो विश्वविद्यालय थे एक दूसरे को टक्कर देते थे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि वल्लभी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था, एक तरीके से उस समय जो प्रशासक, जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ना, आपके जो IAS और PCS होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है अलग अलग स्कूलों में, तो उस समय जो प्रशासक हुआ करते थे उनको जो पढ़ाई लिखाई उनकी जो होती थी वो कहाँ से होती थी? वल्लभी से होती थी। तो वल्लभी में जो पढ़ता था उसे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में जौनपुर को भी सिराज हिंद कहा जाता था। और ये जो अटाला मस्जिद की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। 1408 में सरकी वंश के इब्राहिम शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था और वर्तमान समय में मौजूद है, लेकिन अपनी जो मूल गरिमा है उसको अब ये गंवा चुका है, खो चुका है। यहाँ पर अब कोई खास शिक्षा व्यवस्था शेष नहीं है। आप कभी जौनपुर जाना तो इसे ज़रूर देखना आप। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आपकी क्लास शुरू होने से पहले आपको जानना चाहिए, सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की हैं। अब जो आपकी अगली क्लास रहेगी दोस्तों, तो उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण एवं शोध आवृत्ति के बारे में, ठीक है।
पेड क्लास के लिए आप 9452252260 पर help@51 लिखकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।